हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो कि हमारी थ्योरिकल पार्ट रहता है, तो थ्योरिकल पार्ट में आज हम लेके आए वो टॉपिक जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार वो सवाल आते हैं उससे रिलेटेड, और वो बेहद ही इंपॉर्टेंट। अगर आप मेडिकल लाइन में हैं तो आपको ये आना चाहिए। तो टॉपिक का जो नाम रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमारा टॉपिक रहेगा आज का। इसमें हम बात करेंगे कि दवाइयाँ किन किन रास्तों से हम प्रवेश करा सकते हैं अपने शरीर के अंदर। तो क्या क्या रास्ते रहेंगे, क्या क्या पाथवे रहेंगे। अगर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी बात है कि मान लो कि किसी एक हॉस्पिटल में आप सभी वर्क करते हैं या फिर वर्किंग होने वाले हैं। तो क्या होता है कि हॉस्पिटल के अंदर एक गेट होते हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, इस तरीके से गेट नंबर होते हैं, कुछ खिड़कियां होती हैं। तो सिंपल सी बात है कि हॉस्पिटल में जो लोग आ रहे हैं वो गेट नंबर 1 से आ रहे हैं, गेट नंबर 2 से आ रहे हैं, गेट नंबर 3 से आ रहे हैं। वही फॉर दैट एग्जाम्पल मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर दवाइयाँ किन किन रास्तों से प्रवेश करा सकते हैं। एग्जैक्टली वही फंडामेंटल इस कहानी की रहेगी, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ चलते हैं, जो कि आज का टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, शुरू करते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात की जाएगी तो इसकी कोई डिवीजन है, ये कोई डिवाइडेड है पार्टों में। जैसे कि मैं बात करूं, पहला अगर इसकी हम बात करते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसको मान सकते हो आप लोकल, एक रहता है लोकल और एक रहता है सिस्टेमिक। सिस्टेमिक ये इन दो तरीकों में बटा हुआ है, लोकल में और सिस्टेमिक में, जो आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, इनको एक एक करके समझेंगे, बारीकी से समझेंगे इनके बारे में कि क्या होते हैं, इनका यूज कहाँ पे करना चाहिए, इन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं। इसमें लोकल की के लोकल रूट में क्या क्या आते हैं। तो लोकल की मैं बात करूं तो इसमें आता है आपका दोस्तों स्किन टॉपिकल। अब इसको हम समझ लेते हैं कि स्किन टॉपिकल क्या है। स्किन टॉपिकल है क्या? स्किन टॉपिकल मतलब कि जैसे कि स्किन है, स्किन के ऊपर हम कोई लोशन अप्लाई करते हैं, क्रीम अप्लाई करते हैं। क्या क्या अप्लाई करते हैं इसमें? जैसे कि मान लिया हमने अप्लाई करते हैं, हम लोशन अप्लाई करते हैं, लोशन है या क्रीम है या ऑइंटमेंट है, ऑइंटमेंट है। इस तरीके से जो लोकली इफेक्ट जो हम करते हैं, लोकली इफेक्ट के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मान लो कि यहाँ पे कोई डिसीज है, डायरेक्ट हमने कोई ऑइंटमेंट लगाया, क्रीम लगाई, तो उसने क्या किया, डायरेक्ट इफेक्ट किया, तो क्या हुआ, लोकली इफेक्ट हुआ। तो लोकल में इस तरीके से आप समझ सकते हैं। स्किन टॉपिकल जिसमें कि आपकी मूव आती है, इस तरीके की जो आती है मूव, ऑइंटमेंट, क्रीम जो भी आती है, जाइलोकेन स्प्रे भी इसी में आती है। तो ये सब लोकल में आते हैं। अब बात करते हैं इसी में हम सिस्टेमिक की। सिस्टेमिक क्या है? सिस्टेमिक को आप समझेंगे तो सिस्टेमिक भी दोस्तों दो पार्टों में बटा हुआ है। पहला कौन सा है? इंट्राल, इंट्रल, और दूसरा है पारा इंट्रल। पारा इंट्रल सिंपल, देखो स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं चीज को हम। पहले रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दो पार्टों में डिवाइडेड था, लोकल और सिस्टेमिक। लोकल में आ गया एक स्किन टॉपिकल, और सिस्टेमिक में आ गया आपका इंट्राल और पारा इंट्रल। अब इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। अब इंट्राल क्या है? इंट्राल को आप कैसे समझेंगे? इंट्राल क्या है कि इंट्राल रहता है आपका जीआईटी ट्रैक से, लेना देना इसका डायरेक्टली रहता है। अब जीआईटी ट्रैक क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जीआईटी ट्रैक को बोलते हैं, और इसी को एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या मतलब कि इसमें क्या क्या आता है? जीआईटी जब हम पढ़ते हैं, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में क्या आता है? पहले माउथ आता है, माउथ के बाद फेरेंक्स आते हैं, फेरेंक्स के बाद ईसोफेगस आता है, ईसोफेगस के बाद स्टमक आता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन्स आती है। क्लियर है? ये क्या है? इंट्राल रूट जो होगा, इंट्राल रूट मतलब जीआईटी से होके जाएगा, मतलब जीआईटी को पास करते हुए जाएगा। इसमें पहला कौन सा आएगा? इसमें आएगा ओरल रूट, आएगा आपका ओरल रूट रहेगा, सबलिंगुअल रहेगा, सबलिंगुअल रहेगा, और रहेगा आपका रेक्टल या फिर वेजाइनल। ठीक है, अब इनके बारे में बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ये जो कहानी लिखी है ये क्या है? ओरल। ओरल में आप क्या समझेंगे कि ओरल, देखो
ओरल यहाँ पे इंट्रल के अंदर ओरल आ गया। ओरल रूट क्या, जो हम मुंह से दवाइयां खाते हैं, माउथ द्वारा जो दवाइयां खाते हैं वो हमारा ओरल कैविटी में आता है। ओरल ओरल कैविटी मीन्स कि ओरल माउथ द्वारा जो खाई जाती हैं वो आपकी ओरल में रहती हैं। अब इसमें क्या क्या लेते हैं, कौन कौन सी दवाइयां लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो जैसे हम लेते हैं कैप्सूल्स लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, मतलब आप सिंपल सी बात समझे कि तो सॉलिड फॉर्म में ले सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं। सॉलिड फॉर्म में मैं बात करूं कैप्सूल्स है, टैबलेट हैं, ये सब आपके सॉलिड फॉर्म में आते हैं। और अगर हम लिक्विड फॉर्म की बात करें, लिक्विड फॉर्म में आपकी सॉल्यूशन आते हैं, जैसे कि सिरप है, खांसी की कफ सिरप है, इस तरीके की जो सिरप्स आती हैं वो लिक्विड फॉर्म में होती है। और टैब फॉर्म में जो जैसे कि सॉलिड फॉर्म में टैबलेट है, कैप्सूल्स है, ये सब हम मुंह द्वारा ले रहे हैं तो हम ओरल रूट को अपना रहे हैं। इसमें सिंपल समझ में आया, ओरल रूट समझ आया। ओरल रूट क्या, हम मुंह के द्वारा ले रहे हैं। देखो मैं साथ के साथ इन चीजों को समझाऊंगा, लिखूंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए चीजें। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, ओरल रूट की बात करें, ओरल रूट के अब एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा साथ के साथ, क्योंकि रिटर्न से ज्यादा थ्योरिकली और इसके वाइवा में भी कई बार सवाल आते हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एग्जाम में इससे रिलेटेड जो सवाल आते हैं ज्यादातर वो कौन कौन से रहते हैं, वो रहता है आपका ओरल रूट के एडवांटेज डिसएडवांटेज बताइए, या फिर इंट्रावस्कुलर, इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर, इन सब से रिलेटेड आते हैं, तो उन सब के बारे में हम बात करते चलेंगे। ओरल रूट के अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो ओरल रूट का एडवांटेज क्या है, ओरल रूट का एडवांटेज है कि भाई जो पेशेंट है उसके लिए कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट मतलब कि आरामदायक है, वो दवाई खुद से खा सकता है, खुद से खा सकता है, किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, किसी फिजिशियन की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। भैया सिरप थी, ढक्कन खोला, पी गया, दवाई थी, दवाई हाथ पे ली, गिलास पानी लिया, पी गया, खुद से खा लिया, एक्सपर्ट, नो नीड फॉर एक्सपर्ट। और इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल जब हम अदर बात करेंगे पाराडेंटल रूट की तरफ चलेंगे तो इंजेक्टेबल के मुकाबले टैब और कैप्सूल सस्ते होते हैं, तो ये सुटेबल है पेशेंट के लिए, सिंपल सी बात है। और पेशेंट कन्वीनियंट है, ये हो गए इसके एडवांटेज। और अगर इसमें हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे, इसका डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो डिसएडवांटेज में बात करेंगे, इसका जो ऑब्जॉर्प्शन रहता है वो रहता है स्लो एक्शन। स्लो एक्शन इसका डिसएडवांटेज में आता है। क्यों आ रहा है भैया डिसएडवांटेज में स्लो एक्शन, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके लिए मैं कुछ लाइन आपको ऐड कर देता हूं ताकि आपको टॉपिक समझ आता चले। यहाँ पे दो चीजें निकल के आती हैं सामने। देखो एक चीज मैं बताऊं तो एक रहता है आपका बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या है, बायो अवेलेबिलिटी क्या है, और यहीं पे आती है बात निकल के फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास एंड मेटाबॉलिज्म, ये क्या होता है फर्स्ट पास और मेटाबॉलिज्म, क्योंकि इस टॉपिक को समझेंगे ना तो ये दोनों लाइनें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को समझने के साथ साथ अगर ये दोनों लाइनें हमने समझ ली, बायोबिलिटी किसी भी ड्रग्स की समझ ली कि बायोबिलिटी होती क्या एक्चुअल में, तो आपके लिए टॉपिक बड़ा ही आसान और आरामदायक और मजेदार रहने वाला है। बायोबिलिटी की बात करें, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, एक पैरासीटामोल की टैबलेट है, फॉर दैट एग्जाम्पल मैं लिखूँ कि एक पैरासीटामोल की टैबलेट है, 500 mg की दवाई थी, 500 mg की दवाई थी। क्या हुआ, ओरल रूट के द्वारा वो हमने माउथ में गई, माउथ में गई, माउथ के बाद कहाँ पे गई, फेरेंक्स में गई, ईसोफेगस में गई, स्टोमक में गई, तो क्या हुआ उसका रास्ता लंबा हो गया, बड़ा हो गया उसका रास्ता, पाथ भी क्या है बड़ा हो गया। तो यहाँ पे उसकी वायबिलिटी मान लो कि यहाँ पे माउथ होगा, इस तरीके से दवाई घूमती घूमती यहाँ पे पहुंची, पहुंचने के बाद क्या जितना लंबा रास्ता होगा इतनी चीजें बिखरेंगी ना, खराब होंगी। कोई चीज मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि भाई मेरी स्कूटी है, मेरी स्कूटी को लेके आप 10 किलोमीटर दूर लेके जाओ तो कुछ ना कुछ तो खराब होगा उसमें, और वही मैं बात करूं कि मेरी स्कूटी को 1 किलोमीटर दूर लेके जाओ तो कम खराब होंगी। तो जब लंबा रास्ता होगा तो चीजें तो ज्यादा खराब होंगी। तो वहीं पे क्या हुआ कि यहाँ पे बात होती है शुरू, जब इंटेस्टाइन में पहुंच गई दवाई, ईसोफेगस, स्टोमक और इंटेस्टाइन में पहुंच गई, इंटेस्टाइन में क्या हुआ, पोर्टल वेन के द्वारा लीवर पे पहुंच गई, पोर्टल वेन सर्कुलेशन के लिए लीवर के पास लेके गई, लीवर पे शुरू होता है आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यहाँ पे शुरू हो जाता है। सिंपल है, समझना आप बात को, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो क्या हुआ, लीवर ने 500 टैबलेट थी, 100 अपने पास रख ली, 400 सर्कुलेट की, तो क्या हुआ बायोबिलिटी क्या हुआ, कम हो गई। क्यों कम हुई बायोबिलिटी, क्योंकि हमारा ओरल रूट का जो रास्ता है वो लंबा है,
तो सबसे कम वायबिलिटी जहाँ पे बात की जाएगी वो की जाएगी ओरल रूट की। और क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इंक्लूड है, इसलिए ये समझ आ गई बायोबिलिटी और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब बात करते हैं आगे सबलिंगुअल की बात करें। सबलिंगुअल क्या है? सबलिंगुअल जो जीभ के नीचे दवाई रखते हैं, इसको दो तरीके से मान सकते हैं। सिस्टमिक में भी ये आता है क्योंकि जीभ के नीचे रखते हैं। जीभ के नीचे क्या है कि वेन, रिच वेन होती है, मतलब ब्लड सप्लाई अच्छी खासी होती है। तो यहाँ पे रखने के बाद बॉडी वो सॉरी जो मेडिसिन दे रहे हैं वो मेडिसिन हमें अब्जॉर्ब जल्दी से होती है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ऐसा कहते हैं। लेकिन बुक में क्या है कि ये इंट्रा रूट में आता है, लेकिन सिस्टमिक रूट का भी इसमें रोल रहता है। सिस्टमिक वाले मतलब कुछ हिस्टोरिकल पार्ट ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि इसका जीआईटी ट्रैक से कोई लेना देना नहीं होता, मुंह के अंदर अब्जॉर्ब हुई, ब्लड में सप्लाई हो, जाके डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेकिन ये अलग अलग थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो इसलिए आप इसको दोनों में भी याद कर सकते हैं। सबलिंगुअल क्या है? अब इसके एडवांटेज की बात करें, जीभ के नीचे दवाई रखते हैं तो ठीक है, सेफ है, कन्वीनियंट है, खुद खा सकते हैं। लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं दे सकते हैं, और जहाँ पे हमें ऑनसेट ऑफ एक्शन जल्दी चाहिए, मतलब ज़्यादा जल्दी से हमें काम करना है, तो वहाँ पे भी इसका काम स्लो रहेगा, तो इसलिए इसके डिसएडवांटेज में आएगी। बात सिंपल है, ज़्यादा क्वांटिटी में हम नहीं दे सकते हैं, थोड़ा सा अमाउंट में देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ, जैसे कि हम टॉफ़ी खाते हैं ना, टॉफ़ी मुंह के अंदर रखते हैं और घुल के अंदर चलेगी टैबलेट, टॉफ़ी को हम पूरा निगलते थोड़ी अंदर, तो मुंह के अंदर रखते हैं और थोड़ी देर में वो पिघल जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो वही है इसका सबलिंगुअल रूट का। अब रेक्टल और वेजाइनल, रेक्टल और वेजाइनल रूट की बात करें, रेक्टल में क्या है? रेक्टल में जहाँ पे रेक्टल द्वारा मतलब जो रेक्टम के साथ दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि उसमें एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, कुछ कॉन्स्टिपेशन वाले मरीज होते हैं जिनको इनेमा दिया जाता है, पीछे की तरफ से इनेमा दिया जाता है, या फिर बच्चों में इस रूट को अपनाया जाता है कि बच्चे मुंह से दवाइयाँ नहीं खाते हैं, तो उनको पीछे से दवाई दे देते हैं, कि जैसे कि पैरासीटामोल भी देती है या फिर डायजापाम देते हैं। इस तरीके के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं दवाई के। तो ये रेक्टल रूट होता है। और वेजाइनल रूट क्या है? वेजाइनल मतलब सपोसेटरी द्वारा कुछ टैबलेट होते हैं, वो सपोसेटरी दे दी जाती है वहाँ से वेजाइनल रूट पे। अब इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या रहेगा इनका कि ये एडवांटेज क्या है? नॉर्मल ओरल रूट की तरह ही है, मतलब कि आप दे सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज रहता है कि कन्वीनियंट नहीं है, एम्बेरेसिंग होता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है इस तरीके इस रूट को अपनाने में दवाइयों को। अगर किसी यंग से बोलो कि भी रेक्टल रूट या फिर वेजाइनल रूट से दवाई देंगे तो थोड़ा सा एम्बेरेसिंग रहता है, और ज़्यादा अमाउंट में दे नहीं सकते हैं। क्या इन्फ्लामेशन हो सकती है? रेक्टम की वजह पर इन्फ्लामेशन हो सकती है, यानी सूजन आ सकती है कोई दवाई अगर नॉन रिएक्टिव है तो, ये हो गई। अब इसमें एक बार आपको रिमाइंडर करा देता हूँ मैं, ओरल रूट से लेके चलते हैं। ओरल रूट के एडवांटेज की हम मैंने बात की थी। एडवांटेज क्या है? कन्वीनियंट है, सेफ है, इकोनॉमिकल है, सारी चीज़ें। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो डिसएडवांटेज में क्या है? जहाँ पे हमें जल्दी चाहिए एक्शन, इसका स्लो एक्शन है, जल्दी चाहिए तो इसको नहीं देंगे, हम जल्दी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसका एक्शन स्लो है, क्योंकि जीआईटी ट्रैक को पास करते हुए चल रही है। और बात करें इसमें और डिसएडवांटेज क्या है? अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, बेहोश मरीज को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो खुद बेहोश है तो दवाई कैसे खाएगा, ये इसका डिसएडवांटेज है। और क्या है इसका डिसएडवांटेज? और इसका डिसएडवांटेज है कि जहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन है, फास्ट हमें एक्शन चाहिए, वहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और किसी को रिकरेंट वोमिटिंग है, रिकरेंट मतलब उल्टियाँ आ रही हैं बार बार, तब भी हम इस रूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ठीक है, ये सिंपल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पारारेंटल की, पारा एंट्रल रूट की बात कर लेते हैं। पारा एंट्रल रूट की बात करेंगे तो पारा एंट्रल रूट को भी दो तरीके से बांट दिया गया है। जैसे कि एक होता है इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल, और दूसरा होता है नॉन इंजेक्टेबल। नॉन इंजेक्टेबल नोट्स बना लेना या फिर समझना ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में आएंगे, कुछ चीज़ें दिमाग में बैठी हुई नहीं चाहिए। अब इंजेक्टेबल की बात करेंगे तो इंजेक्टेबल में आपका आ जाएगा आईएम आ जाएगा, आईबी आ जाएगा, एचसी आ जाएगा, और आईडी आ जाएगा, और आईए आ जाएगा, और भी कई हैं इसमें। आईएम क्या है मैं लिख देता हूँ, इनके सामने फुल फॉर्म लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये लिखना जरूरी है। आईएम बोले तो इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, और आईबी क्या है? इंट्रावेनस, इंट्रावेनस, और एचसी क्या है? सबक्यूटिनस, सबक्यूटिनस, और आईटी की आईडी क्या है? इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल, और आईए क्या है? इंट्रा आर्टिकुलर,
इंट्रा आर्टिकुलर, और भी हैं, वो धीरे धीरे मैं समझाता हुआ चलूंगा। नॉन इंजेक्टेबल की बात करें तो नॉन इंजेक्टेबल में कौन कौन से आते हैं आपके आपके आते हैं इनहाइलेशनल आते हैं, इनहाइलेशनल, और आते हैं आपके जो ड्रॉप्स होती हैं, ईयर ड्रॉप है या आई ड्रॉप है, ये सब आते हैं आपके। मैं इनको एक एक करके समझाता हुआ चलूंगा अभी। अब आईएम की बात करें, आईएम क्या है? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जो कि कहाँ पे देते हैं, अब देते कहाँ पे ये भी आपको थोड़ा सा समझ आना चाहिए। जैसे कि एक मैं डायग्राम छोटा सा बना देता हूँ यहाँ पे, ये इस तरीके से, ये हमारी स्किन की लेयर बना देते हैं, स्किन की लेयर बना देते हैं हम एक तरीके से। जैसे कि मान लो हमारी स्किन की लेयर क्या होती है, एक होती है ऊपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटनस और मसल्स, मसल्स। ये एक डायग्राम है, इस तरीके से आप थोड़ा सा हम आइडिया के लिए लेके चलते हैं, प्रॉपर तो नहीं है लेकिन इससे आइडिया जरूर मिलेगा, आइडिया जरूर मिलेगा इससे। अब बात करें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहाँ पे आएगा? डायरेक्ट मसल्स में आएगा, आईएम इंजेक्शन डायरेक्ट मसल्स में आएगा। अब यहीं पे आपके लिए एक सवाल छोड़ के चलता हूँ, जैसे कि हर वीडियो में हम करते हैं। अब ये मैंने जो लिखे हैं, ये आईएम हो गया, आईबी हो गया, सबक्यूटनस हो गया, आईडी होगा और आईए हो गया। इन चारों के आप मुझे एंगल बताओगे कमेंट बॉक्स में। आईएम इंजेक्शन कितने एंगल पे लगाया जाता है, आईबी इंजेक्शन कितने एंगल पे लगाया जाता है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने एंगल पे लगाया जाता है, सबक्यूटनस कितने एंगल पे लगाया जाता है। बता तो सकता हूँ लेकिन ये आसान से सवाल है, इनके कमेंट जरूर देना। आप दोगे तो जैसे मैं छोड़ देता हूँ कुछ चीजें, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग रिप्लाई कर देते हैं, बाकी के नहीं करते, लेकिन ऐसा मत करो, क्योंकि जो बच्चे जिनको नहीं पता है उनको आपके कमेंट पढ़ के तो उनको नॉलेज मिल जाए कि हाँ आपने जो कहा है, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। आप कमेंट करोगे तो उन लोगों को ये लगेगा हाँ सही है, तो कमेंट जरूर करना। अगर आपको पता है या नहीं पता है तो बुक से हेल्प लो, गूगल से हेल्प लो, लेकिन कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये सवाल ही मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपके जरिए और लोगों को भी हेल्प मिले। सिंपल है। मसल्स में गया तो डायरेक्ट एंगल पे गया, आईबी इंट्रावेनस, यहाँ पे डर्मिस की वेन रहती है, वेन वहां पे लगेगा। सबक्यूटनस, सबक्यूटनस टिश्यू पे आएगा, और आइए इंट्राडर्मल, डर्मिक्स की लेयर पे आएगा। इस तरीके से रहती है, समझ लेना आप। जब आप इसको निकालोगे तो आपको, क्योंकि ये यहाँ पे बोर्ड पे ज़्यादा अच्छी आर्ट नहीं है, मतलब दिख भी आपको सही नहीं रहा होगा, तो जब आप निकालोगे बुक से देखोगे तो उसमें भी रूट ऑफ ड्रग वाला चैप्टर जब निकालोगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सामने मिल जाएंगी। क्लियर है? अब बात करते हैं इनके एडवांटेज की। इंट्रामस्कुलर ओरल रूट के मुकाबले ज़्यादा है, नॉर्मली देखा जाए तो ओरल रूट में जो बायोबिलिटी है उसके मुकाबले इसकी ज़्यादा है। अगर फास्टेस्ट रूट की हम बात करेंगे, जैसे कि अगर बात की जाए कि फास्टेस्ट रूट कौन सा है, तो फास्टेस्ट रूट वो आएगा आपका इंट्रावेनस। इंट्रावेनस क्यों आएगा? क्योंकि इसकी बायोबिलिटी भी 100% है। एक ऐसा रूट है इंट्रावेनस कि इसकी सारे रूटों के मुकाबले बायोबिलिटी 100% है। क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट वेन में दे रहे हैं, डायरेक्ट ब्लड में दे रहे हैं, ब्लड में दे रहे हैं तो कहीं कोई बाईपास, मतलब दो तरीके से आपको समझो। एक समझो, एक चीज समझो कि देखो, एक मेन सिटी होती है, मेन सिटी के बाहर एक हाईवे बना देते हैं ना बाहर से, मतलब एक मेन सिटी हो गई और उसके बाहर से एक हाईवे निकाल दिया। ये मेन सिटी का रास्ता था, एक बाहर से हाईवे निकाल दिया। मेन सिटी में क्या इतनी रेड लाइटें पड़ेंगी, सारी चीजें पड़ेंगी, ट्रैफिक मिलेगा, जाम मिलेगा, लेकिन बाहर से एक फ्लाईओवर निकाल दिया कि भाई बाहर से जाओ, अंदर से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर क्या है, आपको बहुत सारी रेड लाइट मिलेंगी, ट्रैफिक मिलेगा, बाजार मिलेंगे, मार्केटिंग मिलेगी, तो आपको ट्रैफिक लगेगा, शांत, आप देरी से पहुंचोगे। बाईपास पे क्या है, बाहर बाहर कर निकलोगे तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, बाहर से निकल जाओगे डायरेक्ट। तो वही बात होती है रूट की। इंटरल रूट जहाँ पे भी बात आती है तो इंटरल क्या है कि जीआईटी ट्रैक को पास करते हुए जा रहे हैं, यानी कि एक सिटी के अंदर से होते हुए जा रहे हैं। सिंपल है, सिटी के अंदर से होते हुए जा रहा है, वहाँ पर ट्रैफिक मिलेगा, जाम मिलेगा, बहुत सी सारी चीजें उसके सामने आएंगी। और वहीं अगर हम बात करें पारारेंटल रूट की, पारारेंटल की बात, मतलब पारारेंटल क्या है आप समझो, पारारेंटल को भी यहीं पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पारारेंटल क्या? पारा, पारा प्लस एंट्रल। पारा मतलब अबे, अबे द एंट्रल, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है जीआईटी ट्रैक से। पारा मतलब
पारा एंट्राल का मीन्स यही है कि एंट्राल से अबे, मतलब कोई लेना देना नहीं एंट्राल से, पारा एंट्राल इसलिए। तो क्या बाईपास होकर जब जा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो क्या हुआ, यहाँ पे देरी से पहुंच रहे हैं, वहां पे जल्दी से पहुंचे, तो फास्टेस्ट रूट इसीलिए है आईवी, क्योंकि वो डायरेक्ट पहुंच रहा है, वो कहीं रुक नहीं रहा है। क्योंकि इंट्राल रूट की जब हम बात करेंगे, और जैसे कि हम इंट्रामस्कुलर की बात करते हैं, मसल्स में जब इंजेक्शन लगाते हैं डायरेक्ट, तो उसमें भी बात करते हैं कि उसमें भी धीरे धीरे बायोबिलिटी उतनी नहीं है जितनी कि आईवी की रहती है। तो बायोबिलिटी आप जरूर ध्यान रखें, बायोबिलिटी क्या है इसका तरीका भी आप ध्यान रखें। मैंने थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। ये इंजेक्शन है, इंजेक्शन में मैंने थोड़ा सा छोड़ा हूँ क्योंकि आप मुझे एंगल बताएंगे तो उसमें डायग्राम आएगा निकल कर, तो आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। थोड़ी सी मेहनत आप भी करो, मैं सब कुछ बताऊंगा, मैं बताऊंगा, मेरा फर्ज है कि मैं बताऊंगा आपके लिए, लेकिन थोड़ी सी 5% आप भी थोड़ी मेहनत करें, क्योंकि आपकी नॉलेज की बात है, आपकी नॉलेज गेन होनी चाहिए। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे से थोड़ा एक्स्ट्रा आप भी पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज गेन होगी, तो वही ज़रूरी है मेरे लिए। तो मतलब मैं फ्रेंकली स्पीकिंग कि मेरे लिए वो ज़रूरी है कि आपको चीज़ें समझ आएँ, और आप खुद कोशिश करके और समझेंगे तो उससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ है ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉन इंजेक्टेबल की बात करें तो इनहेलेशनल, इनहेलेशनल क्या है, इनहेलेशनल क्या होता है, देखो, इसको भी आप लोकली भी मान सकते हैं और सिस्टमिक भी मान सकते हैं। लोकली क्या है, मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पेस पे जाके कर रहे हैं, कोई उसका कॉन्टैक्ट नहीं है। लेकिन अगर सिस्टमिक की बात करेंगे, पैरारेंटल रूट की बात करें, इनहेलेशनल क्या है कि जैसे कि कोई इनहेलर होते हैं, इनहेलर होते हैं, सीधा जाके लंग्स में पहुंचते हैं, लंग्स में ब्लड सप्लाई के द्वारा वो सर्कुलेट हो जाती है दवाई। तो ये हो गए इनहेलेशन, मतलब कि इन हिलाई, इन मतलब बॉडी के अंदर कर रहे हैं। तो इनहेलेशन मतलब एक तरीके से हुक्का जैसे स्मोकर्स नहीं होते हैं, धुआं मारते हैं, अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, इस तरीके से इनहेलेशन द्वारा कोई दवाएं दी जाती है। इनहेलेशनल का सबसे बेस्ट एग्जांपल की मैं बात करूं तो वो आपके होते हैं वोलेटाइल वेपोराइजर्स, वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट, जैसे कि आपके उसमें सीबोफ्लोरिन आता है, आइसोफ्लोरिन आता है, डेसिफ्लोरिन आता है, और आपकी नाइट्रस ऑक्साइड भी उसी में आती है। तो वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है इस वाले इनहेलेशन का। और कुछ जैसे टॉपिकल मतलब एयर एयर ड्रॉप होती है, आई ड्रॉप होती है, ये सब क्या है सिस्टमिक में, क्योंकि ये डायरेक्ट देखो लोकली भी मान सकते हो, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया पे जैसे आई के अंदर डाली तो पर्टिकुलर एरिया पे डाली। लेकिन अगर सिस्टमिक की बात की जाए, क्यों, क्योंकि सिस्टमिक में क्यों आ जा रही है, क्योंकि ये जीआईटी ट्रैक को पास नहीं कर रही है, इसलिए डायरेक्ट यहीं पे ब्लड के अंदर ऑब्जर्व हुई और जाके अपना एक्शन करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये रहती है चीजें। दोस्तों ये थी थोड़ी सी छोटी कॉमन क्लास थी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, और मैं सोच रहा हूँ कि अगली जब हमारी थ्योरिकल क्लासेस रहेंगी तो उसमें जैसे कि हमने पहले प्रैक्टिकल इंजेक्शन के ऊपर वीडियोज बनाई थी, तो अब मैं डिसाइड किया हूँ कि अब आप लोग जैसे काफी समय से आप बोलते आ रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कि सर इंजेक्शंस पढ़ाइए, इंजेक्शंस पढ़ाइए, तो अब इंजेक्शंस को हम अगली जब वीडियोस लेके आएंगे तो इंजेक्शन तो थ्योरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे कि उनके यूसेज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, डोज क्या है, विद रिटर्न वर्क, मतलब विद नोट्स। जो मैं लिखूंगा वो एक नोट्स की तरह होंगे, उनको समझेंगे कि इंजेक्शन क्या होते हैं सारे, जैसे कार्डियक इंजेक्शन हो गए, ये XYZ जो भी ऑपरेशन थिएटर में यूज होते हैं, फिर कॉमन इंजेक्टेबल जो यूज होते हैं इंजेक्शन, उनके बारे में हम वीडियोज लेके आएंगे। अगर आपको उनसे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर मुझे बताना कि हाँ चाहिए, तभी मैं वो वाला टॉपिक सेलेक्ट करूंगा, नहीं तो फिर हम और किसी टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो मैंने अभी आपको कंटेंट बताया कि इस तरीके की आगे सीरीज आएगी एक इंजेक्शन के ऊपर, उसमें अपनी राय ज़रूर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।